गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नई क्लास है आपकी, क्लास 12th। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था बुक्स वगैरह परचेज़ कर लेना। कभी भी जो है कर्फ्यू या लॉकडाउन लग सकता है, उस वक्त आपने इतना सीरियसली नहीं लिया था इस चीज़ को। आपने सोचा होगा अभी नहीं लगेगा या बाद में ले लेंगे, तो बाद तो कभी आता नहीं। जिन लोगों ने बुक्स परचेज़ कर ली है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए ग्रुप में कल ही जो है कर दी गई थी सारी बुक्स जो है PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड, तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और जब जब हम आगे पढ़ने वाले हैं आप उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके दौरान अगर स्कूल्स खुल जाते हैं या स्टेशनरीज खुल जाती हैं तो आप वहाँ से बुक्स परचेज़ कर लेना और इसको कंटिन्यू करना। स्कूल्स का ऐसा है क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है और जैसा कि आपको भी पता है 1 मई से जो है 18+ के जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट लगवा रही है वैक्सीन। तो मान के चलिए आप 2 महीने से ज़्यादा जो है ये नहीं रोक पाएंगे स्कूल वगैरह को या कॉलेजेस वगैरह या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है और बाकी जो भी चीज़ें बंद। तो आप ये मान के चलें 2 महीने बाद अराउंड, अभी चल रहा है अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई के आसपास जो है स्कूल्स कंटिन्यू रहेंगे। इस बार इतना लंबा नहीं चलने वाला है कि जैसे कि जनवरी में जाके इस बार जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था वो इस बार नहीं होने वाला है। अब आपके जो है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में जो आपके सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जून में ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो जुलाई में फिजिकल स्कूल के अंदर। बाकी ऑनलाइन तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि आपकी 12th क्लास है इस बार, आपको ध्यान देने की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। और एक चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोर्स जो है इस बार वो आपका कम नहीं होने वाला है, जैसा कि लास्ट टाइम हो गया था कम हो जाएगा या 60% हट गया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको पूरी बुक्स पढ़नी है, 2 बुक्स है आपकी, तो हम लेके चलते हैं। आज की जो क्लास है या इसके बाद में जो सेकंड क्लास होने वाली है, 2 क्लास में हम जो है ओनली इंट्रोडक्शन को जो है पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स बुक क्या है, बुक का नाम क्या है, इसके चैप्टर्स क्या है, इस चैप्टर की मेन थीम क्या है। तो फर्स्ट बुक और जो सेकंड बुक है उसमें ये क्यों ज़रूरी है, इसेंशियल इसलिए है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, बुक्स क्या है, बुक्स में चैप्टर कितने हैं, इनकी क्या मेन थीम है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, किस तरह से बुक्स में जो है चैप्टर वगैरह ऑर्गेनाइज किए। तो फर्स्ट जो बुक है आपकी वो रहने वाली आपके कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और जो सेकंड बुक है उसकी हेडिंग क्या है? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। 1947 से लेके आज तक इंडिया में किस तरह से क्या, तो पॉलिटिक्स। इंडिया में हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटिक्स पढ़ना है। कहां से कहां तक? 1947 से जब हमारा नेशन फ्री हुआ था और आज तक, मतलब कि ऐसा नहीं 2021 तक पढ़ना है हमें। इस बुक के अंदर जो है आपका अराउंड 2014 तक जो है दे रखा है। तो आपको यहां तक पढ़ना है कि इंडिया यहां से लेके यहां तक क्या क्या इसके सामने जो है डिफिकल्टीज थी, क्या इसके सामने जो है प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से उनको जो है सॉल्व किया गया। क्योंकि एक नेशन जो है वो अभी फ्री हुआ है एकदम फ्रेश और उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो डिफिकल्टीज है, उसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो किस हिसाब का होने वाला है, वो सब हमें डिस्कस करना है। तब से लेके 2014 तक क्या इसमें अप डाउन्स आए हैं, कौन सी पार्टीज रही है वगैरह, ये सारा हम जब डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो है आज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इस बुक को हम पहले ले लेते हैं। देखिए, कंटेम्पररी होता है कि हाल ही के समय में, इन रनिंग टाइम मीन्स कि जब 50s 60s और आज तक किस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, किस हिसाब से कंट्रीज जो है इवॉल्वमेंट हुआ है। अगर आपको पता हो तो पहले एक ही कंट्री का जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस रहता था। वो कंट्री कौन सी थी? आपके ब्रिटेन, जैसा कि आपको पता ही है। ब्रिटेन का डोमिनेंस कैसे था कि इसने जो है अपनी कॉलोनीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक्वायर कर रखी थी, बना रखी थी। कॉलोनीज बना रखी थी तो कॉलोनीज से इसको क्या मिलता था? रॉ मटेरियल,
और रेवेन्यू। रॉ मटेरियल को ये क्या करते थे, अपनी जो भी फैक्ट्रीज है, अपनी जो भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर यूज कर लेते। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास के अंदर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में जो चैप्टर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें आपने पढ़ा था कि यूरोप में पर्टिकुलरली ब्रिटेन के अंदर जो नई एक टेक्निक से जो मशीन्स बनी थी ताकि क्या हो सके, रॉ मटेरियल को इस तरह से यूज कर सके कि ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिले, हमें आउटपुट मिले। वो पूरा रेवोल्यूशन कहलाया गया, जो इंडस्ट्रीज में जो चेंज लेकर आ गया वो कहलाया आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब रॉ मटेरियल होना जरूरी था, इसलिए ब्रिटेन ने जगह जगह पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज को डेवलप किया, अफ्रीका, एशिया, इंडिया वगैरह ये सब। और वहां से रॉ मटेरियल को कहां डालते थे, ब्रिटेन में फैक्ट्री में बन के फिर वो वापस उन्हीं कॉलोनीज में बिकने जाता था, जिससे क्या होता था, पैसा आता था, ज्यादा प्रॉफिट होता था। रेवेन्यू, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट या ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी कंपनी है वहां पे रूल कर रही है, चाहे वो अफ्रीका हो या इंडिया में हो, यहां से जो रेवेन्यू मिला है उस रेवेन्यू को वो क्या करते थे, फिर से ब्रिटेन में भेजा करते। तो इतना कहा गया है कि इंडिया वगैरह से इन्होंने इतना रेवेन्यू लिया कि ब्रिटेन में हर घर के अंदर जो है बारिश हो रही थी पैसों की, मतलब सोना ही सोना, गोल्ड था। जो गोल्डन स्पैरो था, सोने की चिड़िया कहलाता था आपका इंडिया, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुअर हो गया और सारा गोल्ड कहां चला गया, ब्रिटेन में चला गया। तो ये सारी चीज हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है और फिर वर्ल्ड वॉर होता है सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड तक आते आते क्या हुआ कि ब्रिटेन की पोजीशन हो गई थोड़ी सी वीक, क्योंकि इतना वॉर हुआ, इसमें जापान की वजह से या और की किसी वजह से क्या हुआ कि पैसे का जो है बहुत ज्यादा वेस्टेज हुआ और एक नई कंट्री जो है वो इमर्ज होके आ जाती है, वो थी आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, ये अब क्या बन रहा है, एक नया पावर सेंटर, एक नया ब्लॉक बन रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नया पावर सेंटर कौन बन रहा है, रसिया, या पहले उस वक्त क्या कहलाता था, यूएसएसआर। ये एक नया ब्लॉक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वो तो हो गया डाउन और यूएसए और रशिया नाम के दो ब्लॉक और इमर्ज। ठीक है ना, तो अभी आप जब हम चैप्टर पढ़ेंगे या चैप्टर देखेंगे, सारे ओवरव्यू लेंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि टू ब्लॉक्स कौन से हैं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, टू ब्लॉक्स कौन से हैं, यूएसए क्या है, रशिया क्या है, ब्रिटेन क्यों नहीं है वगैरह। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटेन की सारी पावर खत्म हो गई, ब्रिटेन इतना ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में नहीं रहा जितना कि यूएस और यूएसएसआर हुआ करते थे। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसको स्टार्ट करने का। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको क्या पढ़ना है कि यूएसए क्या है, रशिया किस पावर सेंटर से है, ब्रिटेन क्या है, और कोई नया पावर सेंटर, नए ब्लॉक्स जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सब कौन है, यूएनओ क्या था, ये सब हम चैप्टर्स में अभी देखने वाले हैं। तो अभी तक जो है ये आपने नोट कर ही लिया होगा, तो एक बार इसको आप फिर से देख लेना, वीडियो अवेलेबल ही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है द कोल्ड वॉर एरा। एरा होता है टाइम पीरियड जो लंबा चलता है। ठीक है ना, कोल्ड वॉर क्या होता है कि सर ये कोई इसमें ठंडा वॉर होता है, कुछ आइसक्रीम वगैरह ली जाती है या बर्फ से गोलाबारी होती है, कोल्ड वॉर क्या होता है। तो कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप रियल फाइट में नहीं हो। रियल फाइट क्या होती है, जो भी आपने टीवी या मूवीज वगैरह में देखी है कि गन्स चल रही है, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, इंडिया चाइना का वॉर हुआ या डिफरेंट। तो रियल फाइट नहीं होकर स्ट्रेटेजिकल, ठीक है, या पॉलिसीज से या और किसी तरह का नया एडवांसमेंट करके, नया इनोवेशन करके, जो होड़ होती है आपस में, जो कंपटीशन होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने का। जैसे आप लोग, सिंपल में अगर समझाऊं, अगर हम क्लास में होते तो क्या होता है कि भाई कोई ना कोई हमारा एक कॉम्पिटिटर होता है कि भाई इससे हमें आगे बढ़ना है। इससे आगे बढ़ने में आप क्या करते हो, वो जितने मार्क्स लाता है तो आप भी उतने ज़्यादा मार्क्स लाते हो, उसके कभी ज़्यादा आ जाते, आपके मन में क्या हो जाती है, एक अलग तरह की थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ जाता है, वो इसके ज़्यादा आ गया, तो आप घर जाके और पढ़ते हो। तो आपस में जो ये होड़ है आगे बढ़ने की, जो स्ट्रेटेजी से हो सकती है, पॉलिसी, नए इन्वेंशन, मान लो रशिया ने जो है स्पेस में अगर स्पेस क्राफ्ट भेज दिया तो अमेरिका ने कहा अरे इसने कैसे भेज दिया, हमको भी भेजना चाहिए। तो ये जो होती है, या अलग अलग जो
प्लेटफॉर्म्स है वहां पे एक दूसरे को घेरना या एक दूसरे से कुछ बोलना या लड़ाई नहीं करके मुंह से बोल के या अपने सिचुएशन से या अपने जो भी साइकोलॉजिकल माइंडफुल इम्पैक्ट से किसी न तरह से अपोजिशन पार्टी को जो है वो ये दिखाना हम ज़्यादा पावरफुल है और वो दिखा देगा वो ज़्यादा पावरफुल है, ये जो चीज़ चलती वो कहलाता है आपका कोल्ड वॉर एरा। ये क्यों हुआ तो आपको बता दूं 1945 में जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यूएन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी का जापान में जो बॉम्ब डाला गया था अमेरिका द्वारा, तो इन्होंने कहा अब हम कभी वॉर नहीं करेंगे और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जो क्या करेगी, सब चेक करेगी कोई और न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहा है या और कोई कंट्री जो इस तरह के फॉर्म में तो नहीं है या फाइट तो नहीं हो रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सभी लोग आके मिल बैठकर बात कर सके और डिसीजन ले सके कि भाई हमें जो है डेवलपमेंट करना है ना कि डिस्ट्रक्शन करना है। तो डिस्ट्रक्शन नहीं करके किस पे फोकस करना, डेवलपमेंट पर फोकस करना, ये इनका मेन थीम हो गया था 1940s के बाद। तो कोल्ड वॉर एरा के अंदर आपको यही पढ़ना है किस हिसाब से कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 45 के बाद में किन के बीच में हुआ, तो यूएस और रशिया जो यूएसएसआर जो दो ब्लॉक बताए थे वो, इन दोनों के बीच में या और भी जो प्रोमिनेंट कंट्रीज जो इमर्ज हो रही थी, ब्रिटेन भी था और यूरोपियन कंट्रीज थी और जो नई कंट्रीज अब बन के आ रही है उनके बीच में ये जो था आपको पढ़ना है कि कैसे बढ़ा, कब तक चला। तो कब तक चला ये 1990s तक। क्यों? इसके बाद यूएसएसआर जो है उसका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब कि वो डिवाइड हो गया अलग अलग कंट्रीज में। कितनी कंट्रीज में? 15 कंट्रीज में, ठीक है ना, वो आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब पूरे वर्ल्ड में कौन पावर रह गया? यूएसए। तो जब एक ही ब्लॉक रह गया है, दूसरा कोई ब्लॉक अपोनेंट है ही नहीं, तो अपने आप जो ये कोल्ड वॉर बंद हो जाता है और अमेरिका जो है वो रियल पावर गेन कर देता है। पर ऐसा भी नहीं है, अब नया चाइना भी आ गया है, जापान आ गया है, वो इनोवेशन आया, तो वो भी हम आगे देखने वाले। तो कोल्ड वॉर एरा क्या था, इसमें क्या होना है, कोल्ड वॉर होता क्या है, कौन से दो ब्लॉक्स थे, ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें जो है वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया नहीं जा रहा है या हमें कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, अंधेरे में। आपको पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ना क्या है, ये चीज़ है क्या। अगर आपको पता ही नहीं है और अननेसेसरी जो है फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते जा रहे हो, तो ये तो फिर सभी पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस क्या हो, ठीक है ना। मार्क्स अगर गेन करने तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या चीज़ है। तो जो सेकेंड चैप्टर है अब हमारा, वो सेकेंड चैप्टर है आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। और अगर कोई इंटेलिजेंट है या उसको मार्क्स लाने, तो आप क्या करने वाले हो, जो आपका इंडेक्स बना हुआ है उसी में चैप्टर्स के आगे ये छोटी सी डिटेल आप लिख सकते हो। ऐसा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप रिवीजन करोगे बार बार, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है, मार्क्स भी लाने हैं, हमको एडमिशन भी आगे लेना है कॉलेजेस में रेगुलर, उसके लिए आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के वाले चैप्टर में या इंडेक्स में अंदर हर चैप्टर के आगे उसकी एक थीम लिख दोगे, इसका ये मीनिंग, इसका ये मीनिंग। होगा क्या, जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें ऐसा 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 है। नो डाउट उसके अंदर और भी टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी आपको पहले पता होना चाहिए ऐसा 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 इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। या जो चैप्टर आप आगे बढ़ोगे तो चैप्टर के ऊपर स्पेस दिया होता ब्लैंक, वहां पे भी आप लिख सकते हो भाई इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ है। बाकी हम जब चैप्टर्स को लेंगे तो हम देख लेंगे। अब सेकंड चैप्टर क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, वो मैं बता चुका हूं आपको। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी मतलब कि जो वर्ल्ड बाइपोलर, बाई मतलब टू, दो पोल में डिवाइडेड था। दो पोल कौन से, एक तो यहाँ पे यूएसए है आपका और यहाँ पे आपका यूएसएसआर है, इन दो में डिवाइडेड था। इनको तोड़ के या इनका जो है डिसइंटीग्रेशन कब कैसे हुआ, यूएसएसआर के खत्म होने के बाद। जैसे ही यूएसएसआर 1990s में भी मैंने बताया खत्म हो गया और एक ही पावर सेंटर रह गया। तो वो कैसे हुआ, क्या कंडीशंस बनी, क्यों हुआ, किसके प्रेशर से हुआ, कि ऐसा क्या हो गया, यूएसएसआर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था या सबसे पावरफुल कंट्री था उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा या टूटना पड़ा, ऐसा क्या हो गया, ये चीज आपको पढ़ना है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा, सेकंड चैप्टर आपने देखा, ठीक है ना। और इसके जो भी 9 चैप्टर्स है इस पूरी बुक में, लगभग इन्हीं के आसपास रहने वाले हैं। ब्लॉक, कोल्ड वॉर, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, न्यू पावर वगैरह। अब
बाइपोलरिटी एंड हो गई है, तो अब आपको भी पता है एक ही पावर सेंटर रह गया है, कौन सा? यूएस। तो द यूएस हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऐसा इसका नाम है, जो भी आप थर्ड चैप्टर, ठीक है। हेगिमनी क्या होता है? इसको हेगिमनी कहते हैं, सुपीरियरिटी, इसको आप क्या कह सकते हो? सुपीरियरिटी, या इसको कहते हो आप कि ये जो पावरफुल बन गया है, या ये कंट्रोल इसकी, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे है। अब आपको पता हो अमेरिका, आज हम भी देखते हैं अमेरिका को सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। अगर वो बोल देता है कि रुक जाओ तो रुक जाओ, जैसा कि कारगिल वॉर में हुआ था, अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को कि अपने जो भी सोल्जर्स है वो पीछे ले लो, गलत हो आप निकलो यहाँ से, वो निकलना पड़ा वहां से उनको। तो अमेरिका आज के दिन में जब बोल देता था, पर्टिकुलरली 1990s के बाद में, अब तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जब से चाइना हुआ है तब अमेरिका का थोड़ा सा पावर कम हुआ है, पर फिर भी यूएस का पावर ज्यादा है, वो आपको भी पता है। तो यूएस की जो हेजिमनी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कैसे थी? उसने कौन कौन से इश्यूज पे अपनी टांग अड़ाई, किन किन कंट्रीज में उसने जो है इंटरप्ट किया, कैसे मैनिपुलेट किया, कैसे इंडिया को हेल्प की नहीं की, कैसे उसने पाकिस्तान को बनाया, या कैसे चाइना वगैरह, ये हर चीज जो है वो आपको पढ़ना है कि कैसे इसकी हेजिमनी जो है सुपीरियरिटी बनी। पहले आपने क्या पढ़ा था? दो पावर सेंटर थे, उनके बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर। फिर आपने क्या पढ़ा? ये दूसरा वाला खत्म, बचा क्या? एक। तो ये कैसे हुआ? फिर थर्ड पढ़ रहे हो, ये जो एक पावर सेंटर बना, कौन? यूएस, इसकी सुपीरियरिटी, कंट्रोल पावर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड पे एक छत्र राज जो है इसका कैसे रहा, क्या हुआ इसके अंदर, किस तरह की जो है कंडीशंस हुई, वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना, ठीक है ना। तो ये है चैप्टर इसके बारे में। अब जो फोर्थ चैप्टर है आपका, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या अल्टरनेटिव पावर सेंटर जो है वो एक ही बात है। ये आपका फोर्थ चैप्टर। तो आप तीन चीज पढ़ चुके हो। अब ऑब्वियस सी बात आती है कि भाई तीन स्टेप के बाद में फोर्थ स्टेप क्या होगा? ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए कि एक ही कंट्री पावरफुल बना रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा? कुछ नई कंट्रीज जो है इनोवेशन के द्वारा या साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा या डिफेंस के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? अब वो इमर्ज हो। कौन इमर्ज हुआ है अब? चाइना। कौन इमर्ज हुआ है? यूरोप के भी कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके तो था ही, ठीक है ना। ये कुछ कंट्रीज जो है अब वो इमर्ज होने लगी है, अब वो जो है आगे बढ़ने लगी है, ठीक है ना। कि इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जापान वगैरह ये भी अब इनोवेशन करने लग गए हैं, ये भी अब खड़े होने लग गए हैं। साथ ही साथ जो है इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अंडर डेवलप है, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, जिसको मैं न्यूट्रल कहूँगा। तो ये कुछ जो नए पावर सेंटर यूरोपियन यूनियन में हो गया या चाइना हो गया वगैरह, ये जो उठने लगे, ये किस तरह से थ्रेट बने? थ्रेट मतलब कि खतरा। खतरा किसके लिए बनेंगे? यूएस के लिए, क्योंकि यूएस का एक राज है। जब एक ही राजा है उसको कहने वाला कोई नहीं है। अब क्या होने वाला है? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स में कुछ कंट्रीज जो है वो इमर्ज हो रही है, और वो चैलेंज किसको करेगी? यूएस की पावर को। यूएस की जो हेजिमनी है, इसके जो सुपीरियरिटी है, उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? एक चैलेंज देंगे। और वो चैलेंज देने के बाद क्या होगा? यूएस को भी पता चलेगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब गड़बड़ में क्या हो रहा है कि जैसे नए पावर सेंटर बने तो यूएस क्या करेगा? अपने कुछ नए छोटे नेबर्स ढूंढेगा, या ऐसे नेबर्स ढूंढेगा जो डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, कि भाई इस पे हमारा विश्वास है। तो पहले यूएस ने किस पे फोकस किया? पाकिस्तान पे, अगर एशिया की बात करूं तो। फिर उसको पता चला कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट कंट्री है और इतना फायदा नहीं है, और एक और नई कंट्री जिसका नाम है इंडिया, ये पीसफुल मेजर्स भी अपना रही है और ये ठीक भी है, प्रोडक्टिव कंट्री है। तो यूएस ने सारा अपना ध्यान किस पे फोकस किया? एशिया के अंदर इंडिया पे, ताकि क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एक ऐसा पार्टनर पूरे एशिया के अंदर रह सके। क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे लगभग जो है आपका इंडिया है, ठीक है ना। तो अगर यूएस तो बहुत दूर बैठा है यहाँ पे, तो अगर इसका एक फ्रेंड यहाँ पे हो तो जल्दी से चाइना को क्या कर सकता है? काउंटर कर सकता है, थ्रेट कर सकता है। तो इस तरह का जो ये बैलेंस किया गया, ताकि क्या हो, कोई भी
दूसरी कंट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सके, ये यूएस ने जो है ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। और क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि नए अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। मैं ट्राई करूंगा वीडियो जो है ज़्यादा लेंथ का, ड्यूरेशन का नहीं बने, ताकि क्या हो कि आपको भी ऐसा ना लगे बोर हो रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा देख नहीं पाओगे इतना वीडियो। 15 से 20 मिनट का ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कंटेम्प्रेरी, मतलब उस टाइम का साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो है, साउथ एशिया इंडिया वाला जो पोर्शन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, उधर इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह, ये सारी कंट्रीज जो है, जापान वगैरह इधर हो गए ये, ठीक है, चाइना के आसपास नीचे जापान वगैरह, ये कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि और इन पे फोकस क्यों गया है? क्योंकि हर कंट्री जो है वो एशिया पे फोकस करी और अब नए नए पार्टनर जो है चुन रही है। चाइना भी चुन रहा है, अमेरिका भी चुन रहा है, इंग्लैंड, फ्रांस सब चुन रहे हैं। तो ये जो नई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन पे फोकस किया, ये कितने पावरफुल है और ये कितना हेल्प कर सकते हैं हमें। तो साउथ एशिया की कंट्रीज पे जब फोकस किया गया, सारा ध्यान इधर दिया गया कि ये कंट्रीज क्या कर रही है। और जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में ये क्या हो रहे थे, इनमें कौन सी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज थी, ये सब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन या उस वक्त का या आज का साउथ एशिया क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ये बना वगैरह, इसको पढ़ने के हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? तो इसके अंदर 5 पार्ट होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सोशो इकोनॉमिक जो जोन है वो। ये इसके 5 पार्ट है जो आपको फोकस करना है, जो आपको पढ़ना है। यूएनओ क्यों बना, जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी क्या क्या पॉलिसीज़ रही है, ये एक प्लेटफॉर्म कैसा प्लेटफॉर्म था, इसके आने से क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबली क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस वो जो है प्लेटफॉर्म वो क्या है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्यों बना, इसके पहले क्या थीम थी, मिडिल एजेस के अंदर इसकी क्या थीम बनी, आज ये कहाँ है, क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है, रेलेवेंट है तो कितना रेलेवेंट है, इसकी क्या वीकनेस है, इसकी क्या कमियां रह गई है, वो सब आपको जो है इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है, जैसा कि अगर साउथ एशिया में तो सार्क पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ना है, आपको यूरोपियन यूनियन पढ़ना है और भी डिफरेंट जो भी है वो सब आपको इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। खाली यूएन नहीं पढ़ना है, यूएन के अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है 45 से लेके आज तक मतलब कि 2014 तक, क्योंकि ये बुक 2014 तक की है, वो सब आपको पढ़नी है। क्यों बनाया गया, क्या मकसद था, छोटी कंट्रीज ने भी अपना ग्रुप बनाया, वो क्यों बनाया, ये सब आपको जो है इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7th चैप्टर वो है आपका सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी क्या होता है? सुरक्षा, जैसा कि आपकी आदत है ट्रांसलेट करो, नहीं, किसी तरह का थ्रेट का नहीं होना या किसी भी तरह के थ्रेट से बचना, वो कहलाता है आपका सिक्योरिटी। ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आज के दौरान 45 से लेकर आज तक सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या रहे हैं, सबसे बड़े थ्रेट क्या रहे हैं और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया गया? तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं? टेररिज्म,
और वहाँ चले गए तो कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर में इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वॉर यहाँ पे नहीं हो रहे थे। टेररिज्म देख सकते हो आप सकते हो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन काफ़ी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रेडिकलिज्म हो गया, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म, ठीक है, वेपन्स बनाना, ये जो चैलेंजेस है जो हमारे सिक्योरिटी मीन्स पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं एक हैम्पर कर रहे हैं, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। ये क्यों आए, इनके खिलाफ क्या प्रिकॉशन लिए गए, कैसे प्रिवेंशन किया गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी। किसके अंदर? सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका रहेगा 8th, वो है आपका इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। अब इतना वॉर की बात कर ली, सबने स्ट्रगल की बात कर ली, तो हमें ये भी पढ़ना है कि ये जो वर्ल्ड के जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी कंट्रीज हैं, इन लोगों ने इन्वायरमेंट को रेज करने के लिए, इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नई चीज़ें अडॉप्ट की, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया। सबसे पहले क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई देयर वॉज अ नीड फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की नीड क्या थी। फिर इन्होंने इसको कैसे बचाया, कैसे हम कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहाँ हो रही है, कैसे जो UNFCCC की मीटिंग्स हो रही है, किस तरह से जो है वर्ल्ड लीडर साथ में आ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, सब वॉर कर रहे थे, एकदम से इन्वायरमेंट पे क्यों आ गए, ऐसा क्या है, वो सब हम आपको पढ़ना है। और अभी आप प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हो इन्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है या क्यों जरूरी, एसेंशियल क्यों है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग हो रही है, मतलब कालाबाजारी हो रही है। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, अपने आसपास ग्रीनरी जो है, ये ट्रीज़ वगैरह जो है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन की पूरी रिक्वायरमेंट मिले, आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हम नेचर से मिलते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, पानी हो गया, एयर हो गया, इसमें आ गया है वैसे वो, और भी जो रिसोर्सेज हैं, खाना वगैरह सब, ये सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, इनको क्यों पढ़ना है, इनकी कहाँ बात हो गई, एकदम से 8th चैप्टर में आप लड़ाई करते करते ये कहाँ आ गए, तो ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है, जो कि एक कॉमन चीज़ है, आपने भी 7th 8th 9th सिविक्स वगैरह में पढ़ा है। लास्ट जो चैप्टर है इसका, वो क्या चैप्टर रहने वाला है, 9th चैप्टर, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि पूरे ग्लोब का एक कॉमन विलेज बन जाना। आप बोलोगे कॉमन विलेज कैसे, गांव बन रहा है? नहीं, गांव नहीं बन रहा, पूरा ग्लोब जो है वो किसके लिए खुल गया है, ट्रेड के लिए खुल गया है, वो कल्चर के लिए खुल गया है, ठीक है ना, वो जो है थिंकिंग के लिए खुल गया है, इनोवेशन के लिए खुल गया है, माइग्रेंट्स के लिए खुल गया। मतलब आप अमेरिका में जा सकते हो, अमेरिका में रह सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो, इंग्लैंड में जा सकते हो, या वो लोग यहाँ आ सकते हैं। पूरा ग्लोब जो है, मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड है, ग्लोब मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है, एक कॉमन विलेज, विलेज में क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्कूल भी होता है, जहाँ पे आप सभी लोग अलग अलग कास्ट के, डाइवर्सिटी के, क्रीड के, किसी भी ओरिजिन के हो, सब साथ में रहते हो, एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हो। विलेज में क्या होता है भाई, 3000 4000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती नहीं, तो लमसम हम सभी को जानते हैं कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो उसी तरह पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन विलेज में बन जाना, कैसे बन जाना, इसके लिए आपके पास रहेगा इंटरनेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग तो हो ही रही है, इनोवेशन वगैरह, कल्चर वगैरह, जब ये एक्सचेंज होंगे एक दूसरे में, ठीक है, इंडिया वाले बाहर जा रहे हैं या और किसी अपने फॉरेन नेशन से या नेबरिंग नेशन से जो है बातचीत कर रहे हैं, लोगों का आना, बातचीत होना, बसना, या आप ही का इंडिया के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो तो सदर्न इंडिया हो या नॉर्दर्न इंडिया हो या ईस्टर्न इंडिया हो, उनसे मिलना करना, ये जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और हमको ऐसा लगने लगता है कि आज इंग्लैंड क्या है, अभी कॉल मिलाएंगे, इंग्लैंड में बात हो जाएगी, अगर आपका कोई रिलेटिव रह रहा हो, यहाँ अगर वहाँ जाना है तो सीधा जाके प्लेन के अंदर बैठे और एक दिन के अंदर 12-13 घंटे जो भी लगते हैं उसके अंदर आप वहाँ पहुँच जाएंगे।
मतलब डिस्टेंसेस कम हो जाना, मतलब कि रिलेशन जो है वो इतने बढ़ जाना कि लगने लगे पूरा वर्ल्ड ही हमारा घर है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। पूरा ग्लोब हमारा घर है, हमारा एक कॉमन विलेज है जहाँ पे हम आराम से सबको जानते हैं, पहचानते हैं, रह सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, ट्रेडिंग, कल्चर, थिंकिंग, सब कुछ हो सकता है। जैसे कि आप क्लोथ को ले लीजिए, ये जो हम क्लोथ पहनते हैं पहले इंडिया में नहीं बनते थे, पर वो अब इंडिया में भी बनने लगे और नए नए फैशंस आने लग गए हैं। ये क्यों आने लग गए? सोशल मीडिया, ये कैसे आने लग गया? तो ये सब इंटरनेट की वजह से है। इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमको, दो लोगों को या बहुत से लोगों को आपस में जोड़ दिया। तो ये सभी चीज़ जो है किसके अंदर आता है? ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये जो चैप्टर है 9, वो आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो मेरी तरफ से एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूं, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। और जब आप 12th स्टैंडर्ड में किस तरह से मार्क्स लाने हैं, मैं बात कर रहा हूं मार्क्स लाने हैं और हमें स्मार्ट स्टडी करना है। एक तो होता है गधा स्टडी, तो हम एक से लेकर पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, मगअप करते रहते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें पढ़ाई करनी है और इस हिसाब से करनी है कि मिनिमम तैयारी में, या हम इस तरह से स्मार्ट स्टडी करें कि आउटपुट जो है वो एक अच्छा आउटपुट मिले, हमें जो है मार्क्स ज़्यादा मिले। तो इस पर हम फोकस रखेंगे। और जिन लोगों को, हाँ, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, अभी हम क्लास नहीं कर सकते, अभी तो हम 11 बजे उठते हैं या 8-9 बजे से हो रही है, आधे आधे घंटे से हम परेशान हो गए हैं, उन लोगों का मेरा यही सजेशन रहेगा, 12th स्टैंडर्ड है, 1 साल और है स्कूल का, तो आराम से पढ़ लो। क्या पता तुम्हारा रेगुलर एडमिशन हो जाए, उसके लिए फिर तुम्हारा स्पोर्ट्स बेनिफिट मिल जाए, कॉलेज में एनसीसी बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि अब ये बात पक्का है कि ये कोरोना जो है, हाँ नो डाउट अभी इसकी पीक नहीं आई है, अभी कुछ दिन ये रहेगा, पर क्योंकि वैक्सीनेशन अब सभी के लिए खोल दिया गया है, तो अब ये मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सभी को वैक्सीनेट जो है लग जाएगा। वैक्सीनेट होने के बाद में किसी को इतनी कोई डिफिकल्टी रहेगी नहीं। इतनी डिफिकल्टी नहीं रहेगी तो वायरस भी नहीं होगा और लोग भी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, समझने लग गए। तो अब ऐसा नहीं है कि अब दिसंबर तक आप वेट करोगे, 30% कोर्स हो जाएगा सिलेबस, अब नहीं, अब रेगुलर रहने वाला है, पूरा वर्ल्ड रेगुलर रहने वाला है, अब आप भी रेगुलर हो जाओ। ये लास्ट 2 मंथ से मुझे जो करने थे कोरोना की वजह से, वो आपने स्टूडेंट्स ने बहुत कर लिया। कोई ये कंप्लेन नहीं डालेगा मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हम गांव में हैं, वो सारी बकवास चीज़ें हैं, उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं। बुक्स नहीं है, सबसे बड़ा बहाना क्या रहेगा? बुक्स नहीं है। तो बुक्स तो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिसको पढ़ना है, जिसको मार्क्स लाने हैं, वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, और जिसको पढ़ना ही नहीं है उसके लिए तो स्कूल क्या टीचर उसके घर पे भेज दो तो भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये बहाना वगैरह, आप भी समझदार हो, आपको भी पता है, बहाने बना रहे हो, मत बनाना। 12th है, पढ़ लो, ठीक है ना। इसी के साथ ये क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी इंडियन जो है, इंडिया पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उस पर भी अराउंड 9 चैप्टर्स हैं और हम उसी को ही पहले स्टार्ट करने वाले हैं। उसी का फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे, पर पहला एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो आपको कल मिलेगा शायद, ठीक है ना। उसको पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जो है बता सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखें। ये दिखाई नहीं है कि कोई बोलता है मैंने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, मेरे को पैसे तोड़ लेना है। तुम तो इसमें पढ़ लो, ठीक है ना। पढ़ने का काम करो, आप इसको पढ़िए, वीडियो अवेलेबल है और कोशिश करो मार्क्स ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।